नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का जो है वो लेके आए हैं और इस टॉपिक को मैं कन्फर्मली गारंटी से आपको याद करवा दूंगा। बस आपका काम ये है कि इसे अंत तक आप देखेंगे और ये आपकी पढ़ाई के लिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप वीडियो चालू कर लेते हैं, थोड़ा सा देख के फिर बंद कर देते हैं। मत देखा करो भाई, जरूरी थोड़ी है, पढ़ाई करनी है आपको, तो पढ़ाई करनी तो अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलते भी। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का ये पहला वीडियो है दोस्तों, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों और उनके महत्वपूर्ण घटनाक्रम को मैं याद करवा दूं। और मेरी पूरी कोशिश ही नहीं, मैं पूरा प्रयास करूंगा और गारंटी है अगर आपने ईमानदारी से इसे देखा तो आपको ये पूरा याद भी हो जाएगा। चलते भी इसमें। इसका उदय कब हुआ, तो मुझे बताइए गुप्त में कितने शब्द? 3 शब्द। गुप्त में 3 है, तो तीसरी शताब्दी के अंत में। ठीक है, तीसरी शताब्दी के अंदर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। पहला प्रश्न याद हो गया। दूसरी चीज, इसका स्थान कहां पर हुआ ये गुप्त साम्राज्य? तो प्रयाग या इलाहाबाद। कहां पर? प्रयाग या इलाहाबाद। कौशाम्बी, उसमें कौन सा स्थान? कौशाम्बी। प्रयाग कौशाम्बी जो है वहां पर इसका क्या हुआ? उदय हुआ, स्थान था ये। अगली चीज आती है कि इसका संस्थापक कौन था, मतलब शुरुआत किसने की? श्री गणेश किसने की? तो किसने की? श्री गुप्त ने श्री गणेश कर दी। अब बात आती है कितने साल तक रहा, तो देखिए 40 से लेकर 80 तक। कितने साल हो गए? 40 से हो गए ना, 40 से 40 80, तो 40 से शुरू करोगे तो 80 तक चले जाना। उसके बाद घटोत्कच। अब ये श्री जो थी वो थोड़ी घट गई, श्री क्या हो गई? घट गई, इसलिए अगला शासक कौन आया? घटोत्कच। अब ये भी उतने ही 40 साल, 80 से लेकर के 320, 280 से 320 तक रहा। फिर उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम प्रतापी शासक। किस साम्राज्य का? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रथम और प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। अब ये कब तक रहा? ये प्रतापी था लेकिन कम समय तक ही रहा। ये जरूरी नहीं है कि कोई काफी लंबे समय तक रह करके और फिर उपलब्धि हासिल करे। कम समय में भी व्यक्ति उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, और ऐसा ही इसने किया। 320 से मात्र 335 ईस्वी तक ही रहा। और 20 से 35 का मतलब कितने साल हुए? मात्र 15 साल। 15 सालों में ये प्रथम प्रतापी शासक बन गया। किस वंश का? गुप्त साम्राज्य का। आगे दूसरी चीज, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अब जब ये इस वंश का प्रथम प्रतापी है तो महाराजाधिराज बनेगा, अधिकार ही बनता है इसका। अगली चीज कि अगर ये प्रथम प्रतापी है तो इसका अधिकार ये भी बनता है कि ये गुप्त संवत शुरू करे। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने तीनों चीजें काम में ली। पहली चीज, ये प्रथम प्रतापी था, महाराजाधिराज की उसने उपाधि धारण की और गुप्त संवत शुरू की। अब एक प्रश्न जो आपकी कंफ्यूज हो सकता है, भूल सकते हो, वो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त, चंद्रमा जो है उसकी जब रोशनी पड़ती है लिच्छी के ऊपर, मतलब लक्ष्मी के ऊपर, ऐसे याद रखना, उसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो वो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और उस लक्ष्मी से क्या कर लेता है? वो चंद्रमा विवाह कर लेता है। इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे और निश्चित रूप से रह जाएगा। आगे चलते हैं अपन इसमें कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन आया, तो बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो 335 से लेकर के और 380 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 335 तक तो था ही ना, तो 35 से 80 तक ही रहा। इसका कार्यकाल लंबा रहा। इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे दोस्तों, और महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे जो कार्य है वो मैंने इसको 3 डिवीजन में बांटा। पहला था इसका शासन, दूसरा कला, और तीसरी जो है वो है धर्म। 3 क्षेत्रों में से डिवाइड करेंगे। सबसे पहला शासन का अगर हम देखें तो इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को। आर्यावर्त को हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत, तो उत्तर भारत के तो 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को उसने पराजित किया। चूंकि इसने इतने बड़े साम्राज्य के शासकों को पराजित किया, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। आगे हम देखें दोस्तों तो नेक्स्ट आता है इसका कार्य कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में अगर हम चर्चा करें तो इसने अपने कवि हरिसेन को अपने दरबार में रखा। ठीक है, तो समुद्र ने, यानी बहुत बड़ा समुद्र है
और उसके पास जैसे भगवान राम जाके बैठते हैं, मतलब हरि, ठीक है, तो हरि उसके क्या हो गए, दरबार में कवि हो गए, एक बार याद रखने के दृष्टिकोण से। तो समुद्रगुप्त जो है उसके दरबारी कवि कौन थे, हरिशेन। और हरिशेन जो है उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, मतलब चूंकि प्रयाग ही था ना इनका राज्य, कहां पर था, प्रयाग में, तो प्रयाग की प्रशस्ति होगी ये, तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, हरिशेन ने लिखी। अच्छा, इसमें क्या था, निश्चित रूप से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलेगी। तो एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से था, तो किस शासक से है, समुद्रगुप्त से है, और लिखने वाला कौन है, हरिशेन है। आगे चलते हैं दोस्तों, संगीत प्रेमी कौन था, संगीत प्रेमी, समुद्रगुप्त, स से संगीत और स से समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। और कैसे साबित करेंगे, वो ऐसे साबित करेंगे कि सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए इसे दिखाया गया, मतलब समुद्रगुप्त के समय के जो सिक्के हैं उन्हें हम देख करके कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के समय के थे, क्योंकि उसके ऊपर समुद्रगुप्त की मूर्ति थी और वो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहा था। आगे चलते अपन, इसलिए चूंकि वीणा बजाने के लिए प्रकांड था, इसलिए इसे क्या कहा गया, कविराज की उपाधि भी दी गई, किसे, समुद्रगुप्त को। तो एक उपाधि तो क्या थी उसकी, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, दूसरा उसे कविराज कहा गया। एक उपाधि और थी, विक्रमांक की उपाधि भी उसे प्रदान की गई, किसे प्रदान की गई, समुद्रगुप्त को विक्रमांक की उपाधि भी प्रदान की गई, अर्थात उसने ये उपाधियां भी धारण की। नेक्स्ट चलते दोस्तों, अगला शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बड़ा महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो ये चीनी यात्री फाहियान इसके समय आया। अब हम इसे याद कैसे रखें, तो याद रखने का तरीका है चंद्रयान द्वितीय, ठीक है, चंद्रयान द्वितीय, क्लियर है, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया। अगली चीज आती है दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने शकों को पराजित करके और चांदी के सिक्के जारी करवाए। अब इसे याद कैसे रखें, ध्यान से सुनना कि चंद्रमा की जब रोशनी धरती पे गिरती है तो सारे शक खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो जाते हैं, शक जो हैं वो सारे शक हमारे दूर हो जाते हैं और चांदी की तरह रोशनी हमारे को दिखने लग जाती है। इसलिए चंद्रगुप्त की चांदी के सिक्के जारी करवाए, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद हम चले, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका इसका यह है कि इसे याद रख लीजिए कि गोविंदा फिल्म स्टार मालूम है ना, गोविंदा जो है वो कुमार के रूप में आकर के, ठीक है, कुंवारा ही रहता है, तो कुंवारे के रूप में आकर के उस कहाँ जाके पढ़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। इससे गलत नहीं होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, गोविंद गुप्त और कुमार गुप्त ने, जो एक ही व्यक्ति था, नाम दो थे उसके, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी, तो इसका शासनकाल आता है 415 से 454 तक, तो निश्चित रूप से इसी कार्यकाल के अंदर उसने ऐसा किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन स्कंदगुप्त, ये भी महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। स्कंदगुप्त की अगर हम बात करें तो ये 455 से लेकर के और 467 ईस्वी तक के रहा। तो 55 यानी कंधे के ऊपर क्या रहता है, बचपन गुजरता है, इसलिए 55 स्कंदगुप्त, कंधे पे बचपन, तो 455। आगे हम देखते हैं कि इसके समय हुआ क्या, किसके समय, स्कंदगुप्त के समय। तो कंधा जो है उसके ऊपर हूणों ने आक्रमण कर दिया, किस पे, कंधे के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद में हूण आक्रमण हुआ। अच्छा, उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शक्कों को पराजित किया था, ये दोनों अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंधे के ऊपर हूणों ने आक्रमण किया, ऐसे याद रखिएगा। दूसरी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो क्या है, स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील जो कि गिरनार पर्वत थी, इसका पुनरुद्धार करवाया गया। दोस्तों सुदर्शन झील का पुनरुद्धार 2 बार करवाया गया। पहले अगर हम शुरू से देखें तो मौर्य शासकों ने तो इसको बनवाया, किसे, सुदर्शन झील को। उसके बाद जो है वो शक शासक रुद्रदामन ने, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, पिछले जो जब शकों को पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि शक शासक रुद्रदामन ने भी इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अब बात आती है कि वापस किसने पुनरुद्धार करवाया, तो वापस स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो याद रखिएगा, आधा स इसमें आता है स्कंदगुप्त,
और ये क्या हो गया, सुदर्शन में भी स आता है। तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करवाया था, जो कहां पर, वही गुजरात के अंदर गिरनार पर्वत पर रहती थी। अच्छा, इसको पुनरुद्धार कराने के बाद अगली चीज जो आई वो ये कि इसकी सुरक्षा कौन करे। तो इसलिए सौराष्ट्र, वही जो क्षेत्र गिरनार पर्वत के पास सौराष्ट्र गुजरात का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां का गवर्नर जो है उसने चेंज किया। किसने चेंज किया? स्कंदगुप्त ने। और किसे बनाया? पर्णदत्त को उसका जो है वो गवर्नर बनाया। ठीक है दोस्तों, ये था आपका गुप्त साम्राज्य के विभिन्न शासकों के बारे में बात। आगे नेक्स्ट लगातार, और मैं आपसे वादा करता हूं कि गुप्त साम्राज्य नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये तीनों हमारे चैनल के द्वारा शानदार आपको तैयार करवाई जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका पूरा सहयोग रहा तो करंट जीके भी हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजें। जय हिंद, जय भारत।